हेलो नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि हम लोग पेपर का कटिंग देख रहे हैं, है ना, यहाँ से प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे आप देखते होंगे जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उन्हीं का करंट अफेयर सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा स्कोर कर पाते हैं। तो हम यहाँ पर आपको बताएंगे क्या क्या इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि बिहार के संदर्भ में भी, है ना, बहुत मुश्किल से संग्रह किया गया है। और ये सारा का सारा जो मटेरियल है ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, है ना। लिंक दिया हुआ है यूट्यूब चैनल पे, है ना। डिस्क्रिप्शन आप देखते होंगे तो वहाँ पे लिंक है, आपको ये सब चीज़ मिल जाएगा, है ना। 71 बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, और पीआरटी और टीजीटी पीजीटी जो 40 नंबर वालों के लिए है ना, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला ही हमारा ये जो पेपर का कटिंग है, यहाँ से एक प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा, ये कॉन्फर्म है। जैसे में आप देख सकते हैं, है ना, भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन है जिनका नाम है शुभांशु शुक्ला। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में प्रवास करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री हो जाते हैं। ये एकदम पूछना ही पूछना है, यहाँ से पूछेगा। अब मानते हैं कि हम इस पेपर को पढ़ रहे हैं, तो बहुत ऐसे फैक्ट यहाँ पर है। अब बीपीएससी किस प्रकार से यहाँ से प्रश्न बनाता है वही लोग कंप्लीट करेगा जो इस पूरे मटेरियल को पढ़ेगा, है ना। अब यहाँ पर देखिए, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम एक बड़ी उपलब्धि मिली। कब? तो 25 जून 2025 को। उस समय हासिल हुई जब वायुसेना के एक ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने एलन मस्क की कंपनी है जिसका नाम है स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के ड्रैगन कैप्सूल के जरिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ान भरी। और ड्रैगन की यह उड़ान एक्सियोम 4 AX4, इसको याद रखिएगा, एक्सियोम 4 मिशन के तहत नासा के सहयोग से संपन्न की गई है। इंपॉर्टेंट है ना। शुभांशु शुक्ला भारत के रहने वाले, उत्तर प्रदेश के लखनऊ, है ना, लखनऊ के रहने वाले हैं। जो फैक्ट यहां से है इसके संदर्भ में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, है ना, यहां से पूछा जाएगा आपका। जैसे में लखनऊ के 40 वर्षीय शुभांशु शुक्ला उन 4 है ना उड़ाकुओं में से एक है जिन्हें इसरो के गगनयान, और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसरो के गगनयान मिशन के लिए इनको चुना जा चुका है। पहले ही चुने गए इन 4 उड़ाकुओं में से 3 को 2027 में इसरो के गगनयान मिशन द्वारा अंतरिक्ष में भेजा भी जाएगा। गगनयान मिशन कब? तो 2027 में भेजा जाएगा। ये भी फैक्ट आप याद रखिए। अगर वर्तमान में हम लोग बात करें तो इसरो के जो प्रमुख हैं उनका नाम है वी नारायणन। वी नारायणन का मानना है कि शुभांशु शुक्ला के AX4 मिशन में जाने का लाभ गगनयान मिशन को प्राप्त होगा। यहाँ पर, है ना, 40 वर्ष के रहने वाले हैं ये, जिनका नाम है ना, शुभांशु शुक्ला। अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाले वायुसेना में विंग कमांडर रहे राकेश शर्मा के बाद दूसरे भारतीय, जहां वहीं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर प्रवास करने वाले वह पहले भारतीय हो जाते हैं, शुभांशु शुक्ला। इतना से प्रश्न पूछेगा आपके एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहां पर देखेंगे। और दूसरा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना, ये दूसरा पॉइंट देखिए, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, है ना, इसने एक योजना प्रारंभ किया जिसका नाम है प्रतिभा सेतु योजना। ये प्रतिभा सेतु योजना क्या है ना, तो प्रतिभा सेतु योजना जो है ना, एक पहल शुरू की गई जिसके तहत यूपीएससी का परीक्षाओं के सभी चरण उत्तीर्ण करने के बाद भी अंतिम चयन में चूकने वाले, जैसे इंटरव्यू में अगर नहीं हुआ सिलेक्शन तो वहां से चूकने वाले ही परीक्षार्थियों को, युवाओं को सरकारी व निजी क्षेत्रों में नौकरियों के लिए अवसर प्राप्त हो सकेगा। कौन सा योजना है? तो प्रतिभा सेतु योजना। यह प्रतिभा सेतु फॉर प्रोफेशनल रिसोर्स एंड टैलेंट इंटीग्रेशन ब्राइट फॉर हायरिंग एस्पिरेंट। तो ये हो जाता है योजना, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसी में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखे होंगे, आपका दिल भी दहल गया होगा यहाँ से, है ना। जैसे लंदन के लिए उड़ान भरी, है ना, लंदन के लिए उड़ान भरने वाले जो एयर इंडिया का बोइंग ड्रीम लाइनर, इसको याद रखिएगा, बोइंग ड्रीम लाइनर, है ना, अहमदाबाद में जाते जाते क्या हुआ? दुर्घटनाग्रस्त हो गया।
एक को छोड़कर बाकी सारे के सारे लोग इसमें मारे गए। इस दुर्घटना में एक को छोड़कर बाकी सारे के सारे लोग मारे गए। अब प्रश्न आपसे पूछेगा किस दिन हुआ था, कौन सा विमान था, कहां से कहां जा रहा था। बस इतना भी अगर याद रखते हैं तो है ना, आराम से बन जाएगा। अब हम मानते हैं कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इतने सारे लोग थे जिसमें एक ही व्यक्ति जिंदा है ना बच पाया। अब यहाँ से आपको फैक्ट मिलेगा। जैसे एयर इंडिया के इतिहास में एक बड़ी दुर्घटना है, कब हुई? 12 जून 2025 को। ये डेट याद रखिए, 12 जून 2025 को। विमान तो यहाँ पर देखिए, इसका नाम है बोइंग ड्रीमलाइनर विमान 787-8 अहमदाबाद हवाई अड्डा से उड़ान भरने के तत्काल बाद ही एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल के भवन से टकरा गया और धमाके के साथ क्रैश हो गया। यहाँ तक कि मेडिकल कॉलेज में लगभग 30 है ना विद्यार्थी थे जो उस वक्त खाना खा रहे थे, वो लोग भी है ना इस दुर्घटना का शिकार हो गए। चालक दल के 12 सदस्यों सहित 242 लोग इस पर सवार थे। इसमें से मात्र एक ही व्यक्ति जिंदा बचा और वह सीट नंबर देखिए 11A पर सीट था, वो बच गया। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट होगा, ये सब आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय का पुराना प्रतीक चिन्ह जो है ये बहाल किया गया है। क्योंकि आप देखते होंगे 52वां जो बने हैं, 52वां मुख्य न्यायाधीश बने हैं। देखिए क्रम पूछा जाता है आपके बीपीएससी के संदर्भ में, है ना। बीपीएससी आपसे कभी कभी क्रम भी पूछा जाता है, जैसे राष्ट्रपति का क्रम पूछ लेगा, प्रधानमंत्री का क्रम पूछ लेगा, है ना, मुख्य न्यायाधीश का क्रम पूछ लेगा। तो ये सब चीज़ें याद रखना ज़्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सितंबर 2024 में इस न्यायालय की कौन सी, तो 75वीं वर्षगांठ का अवसर पर सर्वोच्च न्यायालय के यहाँ देखिए प्रतीक चिन्ह को बदलकर नया प्रतीक चिन्ह जारी किया था। अब यहाँ पर कहता है कि अब नए जो मुख्य न्यायाधीश है वर्तमान में, जिनका नाम क्या है, तो देखिए BR गवई हो जाते हैं, BR गवई, है ना, BR गवई है। और यह प्रतीक चिन्ह एक बार पुनः बदल दिया है। सितंबर 2024 में लाए गए नए प्रतीक की चिन्ह के स्थान पर पुराने प्रतीक चिन्ह को बहाल कर दिया गया। चलिए इतना से प्रश्न अगर बनेगा तो आप बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अब यहाँ से कुछ ऐसे प्रश्न है जो पूछेंगे, छोटा बाई छोटा में दिया है खंड खंड में। नौसेना के 2 शिपयार्ड में शामिल होंगे 2 युद्धपोत। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर चीज़ों को समझिए। कहता है कि NSI की रिपोर्ट के अनुसार, रिपोर्ट भी याद रखिए कौन सा, NSI की रिपोर्ट के अनुसार क्या है कि देश में महिला निवेशक बढ़कर, है ना, कितना प्रतिशत हो गया, तो 24.5% हो गया है। कितना प्रतिशत हो गया, 24.5%। पहले कितना था, तो 22.5% था। अब वर्तमान में कितना हो गया, तो 24.5%। पहले कितना था, 22.5%। कभी कभी डाटा के संदर्भ में भी प्रश्न पूछा जाता है, और ये संदर्भ है किसके लिए, तो महिला निवेशक के लिए है। अब पुरुष निवेशक की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो पुरुष निवेशक 75.5% रह गए हैं, ठीक है। महाराष्ट्र में देश के सबसे ज्यादा रजिस्टर्ड निवेशक है। पूछा जा सकता है सबसे ज्यादा रजिस्टर्ड निवेशक किस राज्य के हैं, तो महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र। यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। अब यहां पर देखेंगे नेक्स्ट हमारा ये है, चीन ने 1.10 लाख करोड़ रुपए की शुरुआत लागत से सिंजियांग तिब्बत रेल लाइन बनानी शुरू की। कौन सा, सिंजियांग तिब्बत रेल लाइन बनानी शुरू की, जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से भारत के लिए अच्छा नहीं है। ये क्या करता है ना, भारत को घेरने का काम करता है, और यही वजह है रिश्ते खराब हो जाने का। भारत और चीन के बीच में हम रिश्तों को खराब जो देखते हैं, भारत पाकिस्तान के बीच जो रिश्तों का खराब जो हम लोग देखते हैं, यह सीमा का समीकरण भी बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं, यानी कि यह परियोजना भारत की सुरक्षा चिंताओं को क्या करती है, बढ़ाती है, क्योंकि यह लाइन विवादित क्षेत्र से गुजरती है और वो लोग जबरदस्ती कर लेता है। चलिए नेक्स्ट यहां पे हम लोग देखेंगे, यहां से प्रश्न पूछेगा आपसे। चलिए ये वाला जो पॉइंट है,
ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज डेविड वार्नर, याद रखिएगा डेविड वार्नर T20 क्रिकेट में 5वें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने। इन्होंने विराट कोहली को पीछे छोड़ा। उन्हें यह उपलब्धि टूर्नामेंट द 100 2025 में मैनचेस्टर ओरिजिनल्स के खिताब कितना 51 गेंदों पर 71 रन बनाकर मिली है। किसको? डेविड वार्नर को, है ना। डेविड वार्नर ये हो जाते, किसको पीछे छोड़ दिया? तो भारत के विराट कोहली हैं, इनको पीछे छोड़ दिया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहां पर देखेंगे, और ये है ना तेलंगाना के, है ना, देखिए तेलंगाना के कागज नगर वन प्रयाग में दुर्लभ ब्लू पिंक गिल मशरूम मिला है ना। पूछा जा सकता है कि यहाँ पर ब्लू पिंक गिल जो मशरूम है कहाँ पर मिला है? तो यह तेलंगाना राज्य में मिला है, तेलंगाना राज्य में मिला है, ठीक है, मशरूम। और वहीं कवाल टाइगर रिजर्व में पहली बार सटल कॉक मशरूम दर्ज हुआ है, ठीक है, यहाँ से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये हो जाएगी कि भारतीय नौसेना में, क्योंकि ये पूछेगा आपसे, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, साइंस टेक के संदर्भ में भी पूछता है। भारतीय नौसेना में 26 अगस्त को 2 स्टील्थ फ्रिगेट्स INS उदयगिरी और INS हिमगिरी, है ना, INS उदयगिरी और INS हिमगिरी को क्या किया जाएगा? शामिल कर लिया जाएगा नौसेना में 26 अगस्त को, ठीक है। 26 अगस्त को 2 स्टील्थ फ्रिगेट, एकदम डाटा हम अभी का जो डेली का डेली जो पेपर होता है, कई, है ना, कई दिनों से समेट करके सहेज करके, है ना, इकट्ठा किया गया, है ना, ताकि करंट अफेयर्स यहीं से हमने, अब देखिए आप पिछले बार भी अगर 70 BPC का एग्जाम दिए होंगे तो कुछ लोग करंट जो है पेपर के कट करके, जो बहुत अनुभवी होते हैं वो लोग रख लेते हैं, उनको ज़रूरत नहीं पड़ता है प्रतियोगिता दर्पण का, उनको नहीं ज़रूरत पड़ता है एडिटोरिया का, उनको ज़रूरत नहीं पड़ता है SPD का, उनको समझ में आता है कि कहाँ से प्रश्न पूछेगा, क्योंकि ये मैगजीन जो है ना इसी पेपर से बनाए जाते हैं। तो जो लोग अनुभवी की हम बात कर रहे हैं, अभी तो ऑनलाइन का ज़माना है, अभी तो बहुत सारा चीज़ें, है ना, तरक्की करने लगे, आप लोग भी समझने लगे, शेयर करने लगे, है ना। चलिए, तो ये हो जाता है, इंपॉर्टेंट होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ देखते हैं, महाराष्ट्र असम में बनेंगे 2 नए डिफेंस कॉरिडोर, है ना। कहाँ पे? महाराष्ट्र असम में बनेंगे 2 नए, है ना, डिफेंस कॉरिडोर बनेगा। चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे, और ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, आपको ज़्यादा दिखेगा। चलिए यहाँ पे देखेंगे, और यह है रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने कहां पर? महाराष्ट्र और असम में 2 नए डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाएगी। यह इंपॉर्टेंट है, 2 नए डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाएंगी। 2 राज्य कौन है? महाराष्ट्र और असम है। 2 राज्य महाराष्ट्र और असम, और पहले उत्तर प्रदेश तमिलनाडु में 2018 में 3 कॉरिडोर शुरू हुए थे, है ना। इससे पहले उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश तमिलनाडु में 3, है ना, कॉरिडोर शुरू किए गए थे, और अभी दो जो कॉरिडोर शुरू किए गए, कहाँ? महाराष्ट्र और असम, महाराष्ट्र और असम, याद रखिएगा महाराष्ट्र और असम हो जाएगा। चलिए, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहता है कि भारतीय टेस्ट कप्तान शुभमन गिल, क्या नाम है? शुभमन गिल, और इंग्लैंड की सोफिया डंकली जुलाई के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ बने हैं। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने? ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछे। भारतीय टेस्ट कप्तान है शुभमन गिल, और इंग्लैंड की सोफिया डंकली को जुलाई के, है ना, के लिए क्या ICC प्लेयर ऑफ द मंथ बने। और शुभमन जो गिल है 4 बार यह अवार्ड जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी हैं जिन्होंने बेन स्टोक्स और बियाना मुल्डर को क्या किया? पीछे छोड़ दिया। शुभमन गिल। चलिए आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे डेली का डेली आपकी एग्जाम तक हम करवा देते हैं, है ना। यहाँ से सारे प्रश्न मिल जाएंगे। जिस दिन आप कंप्लीट करिएगा ना, जैसे जिस दिन एग्जाम होगा तो जब आप पढ़े रहेंगे, इतना कटिंग है, बहुत सारा है ना। आप समझिए कि 1 साल का हम लोग करंट अफेयर्स पेपर के माध्यम से ही कर लेते हैं,
ठीक है, बहुत जल्दी, मुझे लगता है कि आपको 10-12 दिन के अंदर में ही डेली बाय डेली हम करा करके समाप्त कर देंगे। आप लोग का डिमांड भी था, है ना, इस पर मेहनत हो रहा है और आप लोग भी पढ़िए इसको। हम आपके टेलीग्राम पे, है ना, अपलोड करवा देंगे और वहाँ से आप इसको निकलवा के आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, स्वास्थ्य मंत्रालय ने श्रेष्ठ, है ना, स्वास्थ्य मंत्रालय ने क्या श्रेष्ठ यहाँ पे ये जो है ना, इसको लॉन्च किया है। इससे राज्यों की दवा व्यवस्था का डेटा आकलन कर दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाएगी। अब देखिए, प्रश्न आपसे पूछ देगा यहाँ पर कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने श्रेष्ठ जो है योजना जो लॉन्च किया है, राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्ट इंडेक्स हो जाएगा। ये जो लॉन्च किया है ना, इसमें 4-5 ऑप्शन दे देगा। किस क्षेत्र में है? एग्रीकल्चर के क्षेत्र में है ना, या सुरक्षा के क्षेत्र में है, या एजुकेशन के क्षेत्र में है, या आपको, है ना, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो जाएगा। तो क्या मारिएगा? स्वास्थ्य के क्षेत्र में। अगर इसको और डिटेल्स में बनाएगा तो बोलेगा यहाँ पे कि दवा व्यवस्था का डेटा आकलन कर दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाएगी। इसलिए देखिए, बहुत सारे मैगजीन होते हैं ना, औसत प्रश्न पूछे जाते हैं जो सारे मैगजीन में मिलते हैं। 30-32 प्रश्न पूछे जाते हैं और कभी कभी होता है कि सारे मैगजीन से 7-8 प्रश्न ही मिलते हैं, 8-10 प्रश्न मिलते हैं। लेकिन अगर 30 प्रश्न में, है ना, 26-27 प्रश्न बनाना है तो याद रखिएगा, हम बार बार कहते हैं कि करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर से बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। ये अनुभवी लोगों को भी पता होगा। चलिए, तो आगे बढ़ा जाए यहाँ पे, ठीक है। और ये ठीक है, यहाँ पर कहता है कि बीपाड के गया कैंपस को मिला आईएसओ का प्रमाण पत्र। किसको मिला? है ना, बीपाड के गया कैंपस को, है ना। अब यहाँ पर देखिए, लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जिसको हम लोग बीपाड कहते हैं, और एक गया कैंपस को भारतीय रजिस्टर क्वालिटी सिस्टम द्वारा आईएसओ कितना 9001 2015 प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। यह पूछा जा सकता है, बीपाड के गया कैंपस को मिला है। बिहार के संदर्भ में प्रश्न पूछा जा सकता है ना, यहाँ से बिहार के संदर्भ में प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे और ये हो जाएगा राष्ट्रपति भवन में विशेष अतिथि होंगे दीपशिखा और उत्कर्ष हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना है, जैसे दीपशिखा ने और उत्कर्ष ने जो किताबें लिखी, हो सकता है आपसे राइटर के बारे में पूछे। और ये हो भी सकता है कि राष्ट्रपति भवन में जो विशेष अतिथि के रूप में इन दोनों आदमी को आमंत्रित किया गया है, ये पूछ सकता है ना, कि किस राज्य से बिलोंग करते हैं। तो चलिए, यहाँ पे हम लोग देखते हैं। कभी कभी ये भी हो सकता है कि अगर बिहार स्पेशल है और डिटेल्स में इसको जाना हो, है ना, तो बिहार के जिला भी पूछ सकता है कि ठीक है भाई, बताइए दीपशिखा किस जिले की रहने वाली है ना, और ये आनंद ये जो है ना, मतलब उत्कर्ष जो आनंद है, ये किस जिला से बिलोंग करते हैं, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे गया जिला के हैं, गया की दीपशिखा और छपरा जिला के रहने वाले हैं, इनका नाम है उत्कर्ष आनंद को स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है बिहार स्पेशल के लिए, है ना। बिहार जो करंट अफेयर्स है इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। यहां पर देखते हैं, अब यहां पर समझिए चीजों को, आगे थोड़ा सा बढ़ा लिया जाए, है ना। अब यहां पर देखिए, कहता है कि प्रधानमंत्री युवा कार्यक्रम के तहत चयनित दीपशिखा की पुस्तक का नाम क्या है? भारतीय लोकतंत्र में आधी आबादी। याद रखिएगा, दीपशिखा का पुस्तक का नाम है भारतीय लोकतंत्र में आधी आबादी, इसको याद रख लीजिए अभी, है ना। इसी वर्ष फरवरी में दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड बुक फेयर विमोचन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने, है ना, इसका विमोचन किया, धर्मेंद्र प्रधान ने। अब यहां पर देखिए, कहता है कि उत्कर्ष आनंद ने पुस्तक लिखी जिसका नाम है ना, गांधी भगत के साथी राम विनोद सिंह। गांधी भगत के साथी राम विनोद सिंह, ये पुस्तक इसके द्वारा लिखा गया, उत्कर्ष आनंद के द्वारा लिखा गया, जो बिहार के छपरा के निवासी है ना। तो यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। चलिए, पूरा डिटेल्स में पढ़ना चाहे तो पढ़ लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग आगे देखते चलेंगे। अब यहाँ पर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न रहेगा ही रहेगा आपके बिहार करंट अफेयर्स में,
है ना, बिहार लॉजिस्टिक नीति 2023 लॉजिस्टिक इकाई के लिए 25 करोड़ रुपए तक का अनुदान राशि मिला। अब यहाँ पर देखिए, उद्योग विभाग की बिहार लॉजिस्टिक हब बनाने की योजना है। बिहार लॉजिस्टिक नीति 2023 के अनुसार इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करने पर 25 करोड़ रुपए, है ना, तक अनुदान दिया जाएगा। इसके साथ ही इनलैंड कंटेनर डिपो के लिए अधिकतम 10 करोड़ रुपया, और वेयर हाउस के लिए 6 करोड़, और कोल्ड वेन व्यवस्था के लिए 4 करोड़, और कंटेनर फ्रेट स्टेशन के लिए 3 करोड़ रुपए की अनुदान की योजना किया गया। अब प्रश्न यहीं से बना देगा, है ना, यहाँ से पूछ देगा कि बताइए, है ना, 10 करोड़ रुपया किस में अनुदान है, 4 करोड़ किस में है, 6 करोड़ किस में है, याद रहेगा तो बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपसे पूछे। सुभाष चंद्र बोस की सहयोगी भारती का 97 वर्ष की अवस्था में क्या हो गया, है ना, 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया है ना। सुभाष चंद्र बोस की सहयोगी रही है भारती, जिनका निधन हो गया 97 वर्ष के अवस्था में। देश की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने वाली सुभाष चंद्र बोस की सहयोगी वीरांगना भारती चौधरी का 97 वर्ष की आयु में देहांत हो गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये पटना की रहने वाली है ना, ये पटना की रहने वाली है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग इसी में देखते हैं, और यही है जिनका नाम है भारती चौधरी। बुधवार को पटना के नमन आश्रम अपार्टमेंट में उन्होंने अंतिम सांस ली। पुत्र का नाम है संजय चौधरी ने उन्हें मुखाग्नि दी। भारती मात्र 17 वर्ष की आयु में सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए के रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट के, है ना, रेजिमेंट में शामिल हुई थी। देश को स्वतंत्र कराने में उनकी बड़ी भूमिका रही है। उनका जन्म 2 फरवरी 1928 को जापान के कोबे में हुआ था, है ना, कोबे में हुआ था। अब यहाँ पर देखिए कुछ चीजें हम आपको बताना चाहेंगे। उनका नाम आशा सहाय था, यानी कि विवाह के पहले उनका नाम आशा सहाय था, बाद में वो भारती चौधरी के नाम से पहचानी गई। एक बार उनसे महात्मा गांधी ने पूछा था कि माँ बंगाली है और पिता बिहारी हैं, माँ बंगाली और पिता बिहारी, तो तुम क्या हो? तब उन्होंने जवाब दिया था कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। उनकी माँ सती देवी देशबंधु चितरंजन दास की भांजी थी, है ना, चितरंजन दास, सीआर दास, जिन्होंने बिहार में, है ना, बिहार में जब गया का अधिवेशन हुआ था, है ना, गया अधिवेशन हुआ था कब बिहार में, 1922 में हुआ था। 1922 में गया अधिवेशन की अध्यक्षता सीआर दास ने किया था, चितरंजन दास के द्वारा किया था। इन्हीं की ये भांजी है ना। और यह बिहार में होने वाला कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन है। पहला अधिवेशन हुआ था 1912 में, है ना, 1912 में बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ, पटना के बांकीपुर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता आर.एन. माधोलकर साहब ने किया था, है ना। चलिए नेक्स्ट ये हो जाता है कैबिनेट फैसला पटना समेत। इसको तो एकदम रट ही जाइएगा, आप सभी लोग रट जाना है इसको। कैबिनेट का फैसला है पटना समेत 5 जिलों में नए औद्योगिक क्षेत्र बढ़ेंगे। नए औद्योगिक क्षेत्र की होगी स्थापना कहाँ कहाँ? पहला बेगूसराय, याद रखिएगा, बेगूसराय, पटना, सिवान, सहरसा, मधेपुरा। पूछेगा आपके एग्जाम में, कहाँ पे? बेगूसराय, पटना, सिवान, सहरसा, मधेपुरा, है ना। 5 जिलों में नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए जाएंगे। पूरा डिटेल्स पढ़ना हो तो पढ़िएगा। कहता है कि कुशमौत यह स्थान हो जाएगा जहां पे इसको डेवलप किया जाएगा, है ना। 991 एकड़ जमीन की आवश्यकता है और यहाँ पे 351 करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे। फायदा यहाँ कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम, लगभग 2000 उद्योग लगेंगे यहाँ पे। ये बहुत बड़ी बात है। अगर देखा जाए तो बिहार करंट अफेयर्स में बिहार के लिए बहुत बड़ी बात है। यहाँ से प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा, तो इस पे कमांड होना ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, बिहार में नई औद्योगिक क्रांति का प्लांट तैयार हो गया। पटना, बेगूसराय, सहरसा, सिवान, मधेपुरा जिला में बड़े पैमाने पर उद्योगों की स्थापना के लिए नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना होगी। इसके अलावा इसको याद रखिए, गोपालगंज जिले के औद्योगिक क्षेत्र का भी विस्तार होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत भी आई है। बस हम आपको डायरेक्शन बता देते हैं कि ये इस तरह से पढ़ लेते हैं,
इसको दिमाग में रखिएगा तो करंट अफेयर्स आपका बेस्ट होगा, है ना। एग्जाम दे करके आइए, फिर पता चलेगा आपको। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में से मंजूरी दी गई और बैठक में 30 एजेंडों पर मुहर लग गई है। तो इसको याद रखिएगा, कहाँ पे? बेगूसराय, पटना, सिवान, सहरसा, मधेपुरा, ठीक है, और गोपालगंज जिले के औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार होगा। औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार होगा गोपालगंज जिले के। चलिए, तो यहां पे हम लोग आगे देखते हैं। अब यहां पर देखिए, कहता है कि बिहार में निवेश को लेकर के सबसे बड़ी समस्या, है ना, अगर देखना चाहें तो आप इस सबको देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, नई उड़ान कहाँ? मुजफ्फरपुर, भागलपुर, सहरसा, मुंगेर, बीरपुर, वाल्मीकि नगर में नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे, नए एयरपोर्ट की स्थापना। और यहाँ पे इन एजेंडों को भी मिलेगी मंजूरी। जेपी आंदोलन में जेल में रहे लोगों की पेंशन भी दुगुनी कर दी है। पेंशन भी क्या कर दिया? दुगुना कर दिया। जैसे बिहार सरकार का वृद्धा पेंशन योजना आपको पता होगा, इसके संदर्भ में प्रश्न पूछा जा सकता है। 400 रुपये दिए जाते थे, लेकिन बढ़ा करके उसको 1100 रुपये कर दिया गया। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। उसी तरह से ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जेपी आंदोलन में जो लोग उनके साथ जेल में बंद थे, है ना, उन लोगों को वृद्धा पेंशन के तौर पे क्या किया गया? तो दुगुना बढ़ा करके कर दिया गया है ना। यानी कि बीएलओ का मानदेय बढ़ा के 14,000 सालाना कर दिया गया है। चलिए, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, है ना, अक्षर आंचल योजना। अक्षर आंचल योजना अगर किसी किताब में आप पढ़िएगा, मैगजीन में पढ़िएगा, तो 50 योजना दिया रहता है। अनुभवी लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग 10 दिन 15 दिन का भी टाइम मिलता था तो करंट अफेयर्स हम लोग कंप्लीट करते थे 10-15 दिन में आराम से। 30 में 27-26 प्रश्न आराम से बन जाता था, क्योंकि पता होता था। एक अनुभव मायने रखता है। जैसे जो लोग पुराने विद्यार्थी हैं जो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम देते होंगे, उनको अनुभव होता है कि ये प्रश्न यहाँ से आएगा, इसलिए वो लोग टारगेट करते हैं। मैगजीन के चक्कर में लोग नहीं रहते हैं, वो लोग शुरू से ही इतना न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और पेपर उनके पास रहता है, इतना इतना थाक बना करके वो लोग रखते थे। एग्जाम के समय में सबको निकालेंगे, क्या करना है? पढ़ना थोड़ी है, रिवाइज करना है उसको। पेपर पलटे, रिवाइज की। हमारे एक भैया थे, बहुत मतलब कभी भी यूपीएससी का, है ना, उनका पीटी तक रुकता ही नहीं था। पहली बार हम दिए थे, मेरा हुआ ही नहीं, दूसरी बार में जाकर के हुआ। हमारे साथ आए, आरा दिया था एग्जाम, है ना, बीपीएससी का, गजब स्कोर आया था जब नेगेटिव नहीं था तो, है ना। 135 सही किए थे, टॉप उनका स्थान था, है ना। और उस समय हमारा 105 ही था। सोचिए, इतना मतलब ये था। तो ये सब मिल जाता है। चलिए, यहाँ पे अक्षर आंचल योजना, स्कूल नहीं जाने वाले 6 से 14 वर्ष के बच्चे भी पढ़ेंगे। अक्षर आंचल योजना, स्कूल नहीं जाने वाले कितना? 6 से 14 वर्ष के बच्चे भी पढ़ेंगे। मतलब किसके लिए टारगेट किया जा रहा है? तो याद रखिए, यह योजना 38 जिला में, बिहार के 38 जिलों में इस योजना को चलाया जाएगा। 15 से 45 साल की, याद रखिएगा, कितने से कितने तक? तो 15 से 45 साल की 12 लाख महिलाएं पढ़ना और लिखना सीख रही हैं। कब से? 15 से 45 साल की 12 लाख महिलाएं पढ़ना और लिखना सीख रही है। बिहार के 38 जिलों में इसको लागू किया जाएगा। अक्षर आंचल योजना के तहत पूछा जा सकता है, 12 लाख महिलाएं पढ़ना लिखना सीख रही है। महिलाएं 15 से 45 वर्ष की आयु की हैं। इसमें 8 लाख महिलाएं महादलित, दलित, अति पिछड़ा वर्ग से और 4 लाख मुस्लिम महिलाएं हैं। 4 लाख मुस्लिम महिलाएं हो जाती है, 4 लाख मुस्लिम महिलाएं हैं। चलिए, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे, आप देखते होंगे शिक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं यहाँ पे, है ना। शिक्षा विभाग की ओर से स्थानीय स्तर पर लोगों को शिक्षित किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी स्कूल में छोटे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है ना। मोतिहारी में इनका प्रोग्राम था कल, तो इन्होंने कहा कि हम 5.0 का जो एग्ज़ाम है ना, 5.0 का एग्ज़ाम कब लेंगे? तो चुनाव के बाद लेंगे, है ना, चुनाव के बाद लेंगे, इन्होंने ये बात कहा। और 4.0 के बारे में इसका मतलब ये है कि यह एग्ज़ाम चुनाव के पहले भी हो जाएगा, चुनाव के पहले हो जाएगा, इन्होंने ऐसा, है ना, बताया। 15 अगस्त था, आप लोग भी देखे होंगे। चलिए, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हो जाएगा, है ना, डिजिटल कृषि
निदेशालय बनेगा, मिट्टी हेल्थ कार्ड में मदद मिलेगी। क्या है तो देख सकते हैं। देखिए, राज्य में डिजिटल कृषि निदेशालय की स्थापना होगी। डिजिटल कृषि निदेशालय की स्थापना होगी कहाँ पे? बिहार में, ताकि मिट्टी की जो गुण है, एक होता है ना कि किसानों को पता चले कि किस मिट्टी में कौन सी फसल करनी चाहिए, लैब टू लैंड, है ना, इससे पता चल जाता है। तब सहूलियत होता है किसानों को कि इस मिट्टी के लिए ये फसल अगर करा जाए, है ना, तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लखीसराय में शीघ्र खुलेगा क्षेत्रीय कृषि कार्यालय। लखीसराय में शीघ्र खुलेगा क्षेत्रीय कृषि मंत्रालय। कहाँ पे? तो लखीसराय में खुलेगा, लखीसराय में खुलेगा, है ना, लखीसराय में खुलेगा क्षेत्रीय कृषि कार्यालय खुलेगा। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ेंगे और नेक्स्ट ये हो जाएगा गर्व बिहार, है ना। गर्व बिहार की प्रगति ने बॉक्सिंग में जीता क्या? गोल्ड, स्वर्ण पदक इन्होंने जीता, है ना। बिहार की रहने वाली है जिनका नाम है प्रगति, है ना, इन्होंने जीता। और चलिए यहाँ पे देखिए, इन्होंने गोल्ड जीता है, तो प्रश्न यहाँ से बनेगा। बिहार की बेटी है जिनका नाम है प्रगति राज। प्रगति राज ने पहली बार बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक जीता, है ना, और जीतकर राज्य को गौरवान्वित किया है। प्रगति ने चौथी सब जूनियर नेशनल बॉक्सिंग, याद रखिएगा, किसमें स्वर्ण पदक इन्होंने जीता? जो चौथी सब जूनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हरियाणा की तन्वी है, हरियाणा की तन्वी को हराकर इन्होंने गोल्ड जीता है। हरियाणा की तन्वी किसमें इन्होंने जीता? तो चौथी सब जूनियर नेशनल बॉक्सिंग में, ठीक है। कहाँ की रहने वाली है? तो बिहार की रहने वाली है। क्या नाम है? प्रगति राज हो जाता है, ठीक है, प्रगति राज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये कोई खास नहीं, लेकिन पढ़ना चाहे तो आप पढ़ लीजिएगा, है ना। चलिए यहाँ पे हिंदुस्तान पेपर का हम लेकर के आए हैं आपको। स्वतंत्रता दिवस पर, है ना, स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति भवन में 5 कलाकारों की टीम बनाएगी। कौन? अरिपन, अरिपन कला, है ना। मधुबनी में अरिपन कला बहुत ही प्रसिद्ध है, अरिपन कला, ठीक है, जिसमें महिलाएं, जिसमें पुरुष भी भाग लेते हैं, महिला और पुरुष भी भाग यहाँ पर लेते हैं। अरिपन कला ये हो जाता है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 पंचायतों के प्रतिनिधि दिल्ली समारोह में पहुंचे। चलिए यहाँ पे कुछ देखते हैं हम लोग, बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा। मधुबनी की 5 सिद्धस्थ कलाकारों की टीम स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति भवन में बिहार की प्रसिद्ध परंपरागत अरिपन कला का प्रदर्शन करेगी। और इस बार 15 अगस्त को राष्ट्रपति भवन में होने वाला समारोह की शोभा अरिपन से बढ़ जाएगी, है ना, अरिपन से यहाँ पे बढ़ जाएगा। जिसके लिए 5 कलाकारों की टीम नई दिल्ली पहुंचकर अरिपन तैयार कर रही है। 16 अगस्त को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सभी कलाकारों से मिलेगी और मिथिला चित्रकला संस्थान की कन्या आचार्य स्टेट अवार्ड डॉक्टर रानी झा ने बताया कि वे लोग 4 दिनों में अरिपन तैयार कर लेंगे। 4 दिनों में ये लोग क्या करेंगे? अरिपन तैयार कर लेंगे। राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में अरिपन तैयार करती मधुबनी की 5 कलाकार, 1 2 3 4 5 कलाकार हो जाते हैं। चलिए, क्योंकि पूछा जा सकता है कि अरिपन कला का संबंध किस राज्य से है, तो अरिपन कला का संबंध बिहार से है। अगर पूछेगा कि जिला कौन सा ऐसा जिला है जो जिले से बिलोंग करते हैं, तो मधुबनी जिला बताइएगा। अच्छा, यही मधुबनी जिला, है ना, जैसे आप देखते होंगे कुछ ही दिन पहले, है ना, बिहार के मुख्यमंत्री ने ये बात कहा था कि हम मछली के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गए हैं। ये बात सही है। एक समय था कि आंध्र प्रदेश से मछली आयात किया जाता था, लेकिन अब कंडीशन ये है कि हम मछलियों का अब निर्यात करने लगे हैं। जो हमारे बिहार के जो पड़ोसी स्टेट हैं उनको हम निर्यात करने लगे हैं। अगर इस दृष्टिकोण से बात किया जाए तो बिहार में प्रथम जिला हो जाएगा मधुबनी, जहां पर मछली का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है ना, मछली का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। और मछली के बाद, क्योंकि इस मधुबनी का क्षेत्र, दरभंगा का क्षेत्र आप देखते होंगे, मछली के साथ साथ मखाना का भी उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। जैसे दरभंगा में आप देखते होंगे तो दरभंगा में मखाना का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। मखाना, है ना, भारत में सबसे ज़्यादा मखाना बिहार में ही होता है।
बिहार में ही सबसे ज़्यादा मखाना का उत्पादन करता है। और बिहार में अगर पूछेगा तो दरभंगा में सबसे ज़्यादा, यानी कि मधुबनी में मछली और दरभंगा में मछली का उत्पादन होता है, मखाना का भी उत्पादन होता है। मछली के उत्पादन में नंबर 1 स्थान मधुबनी और मखाना के उत्पादन में नंबर 1 स्थान दरभंगा का है। और दरभंगा में आम का भी उत्पादन है ना अच्छा खासा होता है। चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए ये वाला है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 30 प्रस्तावों पर मुहर लगा, है ना। पटना समेत 5 जिलों में नए औद्योगिक क्षेत्र बनेंगे, 5 जिलों में, जिसकी चर्चा हम लोगों ने किया है। 5 जिला कौन सा है जिसका चर्चा तो ऑलरेडी हम लोगों ने किया भी था, है ना। जैसे मैं यहाँ पर देखें, प्रदेश में पटना समेत 5 जिलों में नए औद्योगिक क्षेत्र बनेंगे, जबकि गोपालगंज औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार होगा। इसको याद रखना ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, 6 एयरपोर्ट विनिर्माण के लिए सर्वे, गया जी में रनवे का होगा विस्तार, क्योंकि पहले तो गया का नाम गया था पुराना में, लेकिन नया नाम बदल दिया गया है। अब गया का नाम गया जी हो गया, है ना, देख रहे हैं ना, गया जी। वाल्मीकि नगर, बीरपुर, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, सहरसा और भागलपुर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के OLX सर्वे को भी मंजूरी दी है। इंपॉर्टेंट है ना, क्या एयरपोर्ट के OLX सर्वे को भी मंजूरी दी है। भागलपुर क्या है, ग्रीनफील्ड। कहाँ कहाँ, तो वाल्मीकि नगर, ये पश्चिमी चंपारण में है, बीरपुर, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, सहरसा और भागलपुर का क्षेत्र है, भागलपुर का क्षेत्र हो जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं, आगे देख सकते हैं। प्रगति के नए पथ पर बिहार, केंद्रीय बजट 2025-26 में बिहार के लिए क्या क्या बातें थी, तो बिहार के लिए विकास की सौगात क्या क्या है। जैसे होता है ना, अधिकतर आप देखिएगा BPSC का एग्जाम दे रहे होंगे, सिविल सर्विस का, तो सर्वेक्षण, आर्थिक सर्वेक्षण जो लोग कमांड करते हैं, क्योंकि पहले बजट से ज़्यादा प्रश्न पूछता था, लेकिन अब क्या है ना कि आर्थिक सर्वेक्षण से ज़्यादा प्रश्न पूछता है। चाहे बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण हो, चाहे भारत का आर्थिक सर्वेक्षण हो, बजट और आर्थिक सर्वेक्षण दोनों को मिलाकर के पढ़ना चाहिए, तब जाकर के आपका जो प्रश्न है वो कंप्लीट होगा। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं बिहार के लिए विकास की जो सौगात किया गया है, केंद्रीय बजट में क्या क्या किया गया, तो ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की स्थापना होगी बिहार में, है ना। पटना हवाई अड्डे का विस्तार किया जाएगा और बिहटा में ब्राउनफील्ड हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ब्राउनफील्ड, ठीक है। मखाना के उत्पादन में हमने कहा था कि मखाना के उत्पादन में बिहार का प्रथम स्थान है, पहला स्थान है, और यही वजह है कि यहाँ पे मखाना बोर्ड की भी स्थापना किया जा रहा है। मखाना का उत्पादन दरभंगा में सबसे ज़्यादा होता है और पूछा भी जाएगा। तो मखाना प्रोसेसिंग कंपनियों को मिलेगा लाभ जब मखाना बोर्ड की स्थापना यहाँ पर हो जाएगी, है ना। बोर्ड से उत्पादन और बेहतर मार्केटिंग के लिए मदद मिलेगा और इस तरह से इंटरनेशनल मार्केट में इसकी पहचान एक बन जाएगी। जैसे मिथिला मखाना के नाम से इसको GI टैग प्रदान किया गया, मिथिला मखाना, है ना। और मखाना प्रोसेसिंग में 5 लाख परिवार को जीविकोपार्जन मिलेगा। चलिए, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। बाढ़ सुरक्षा के साथ सिंचाई सुविधा बढ़ेगा, क्योंकि बाढ़ के मामले में आप देखते हैं उत्तर बिहार, अभी तो बाढ़ का थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज हो गया है, नहीं तो पहले उत्तर बिहार हमेशा बाढ़ से पीड़ित रहता था और दक्षिण बिहार जो है ना, दक्षिण बिहार हमेशा सूखा से, लेकिन अभी दक्षिण बिहार में बारिश सबसे ज़्यादा देखने को मिला, है ना। अब जैसे आप देखते होंगे जमुनिया का क्षेत्र, ज्वारा बक्सर वाला क्षेत्र है, वहाँ पे बाढ़ आ गया था, गांव का गांव मतलब समझिए कि बर्बाद हो गया। किसानों को मिलेगी सूखे से राहत और मिथिलांचल के 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का लाभ यहाँ पर मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखा जाए, खाद्य प्रसंस्करण संस्थान की स्थापना, खाद्य क्षेत्र में उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा और कुशल कामगारों को मिलेगा रोजगार। IIT पटना का विस्तार किया जाएगा, IIT पटना का विस्तार किया जाएगा और विद्यार्थियों के लिए उच्च स्तरीय शिक्षा व्यवस्था की जाएगी और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर प्राप्त यहाँ पर होंगे। चलिए तो आगे बढ़ा जाए और ये हो जाएगा आपका हिंदुस्तान का ही है। अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए बनेगी बिहार पंप स्टोरेज पॉलिसी। पंप स्टोरेज पॉलिसी याद रखिए, पंप स्टोरेज पॉलिसी, इसका संबंध किससे है, तो अक्षय ऊर्जा से है। प्रश्न यही पूछेगा कि पंप स्टोरेज पॉलिसी का संबंध किससे है और किस राज्य का यह योजना है, तो राज्य बिहार हो जाएगा, बिहार राज्य का यह योजना हो जाएगा, है ना। पंप स्टोरेज जो पॉलिसी है,
पंप स्टोरेज जो पॉलिसी है, इस पॉलिसी का संबंध किससे है? तो अक्षय ऊर्जा से है। अक्षय ऊर्जा का मतलब क्या है ना? गैर परंपरागत ऊर्जा ही हो जाता है। नवीन ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए बिजली कंपनी ने बिहार पंप स्टोरेज पॉलिसी 2025 बनाने का निर्णय लिया है। पूछा जा सकता है इसका संबंध ज़्यादा जरूरी है ना? संबंध किससे होगा? जैसे में हम लोग देख सकते हैं, ऊर्जा सचिव ने बिहार पंप स्टोरेज पॉलिसी 2025 की समीक्षा की और इस नीति को जल्दी ही राज्य कैबिनेट में ले जाने की तैयारी होगी। अभी तो एक सीख है इसमें, है ना? इसमें इतना बढ़िया बढ़िया आपको करंट अफेयर्स है, पूरा कंप्लीट कर लिया जाए ना तो डायरेक्ट यहीं से प्रश्न सब बन जाएगा। इसलिए आप पढ़ते रहिए, जो इंपॉर्टेंट है उस चीज़ पे हम फोकस कर रहे हैं, है ना? बाकी आपको लगता है कि रिवाइज के लिए और भी हमको पढ़ना चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाइए और वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, है ना? बहुत इस पर वर्क किया जा रहा है, मेहनत किया जा रहा है करंट अफेयर्स के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का।